हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? केमिकल बॉन्डिंग का आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है और आज के लेक्चर में हम फजान रूल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लेक्चर में फजान रूल कंप्लीट होगा और हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरेटिकल वाला पॉइंट जितना भी होगा वीबीटी का वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर में। और अगले टर्न का लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि अगले टर्न पे केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है अगले टर्न से। और आगे के टर्न्स जितने भी हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा मैंने आपको बोला ही था, मेन केमिकल बॉन्डिंग शुरू होता है आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट के बाद। तो आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट अपना फिनिश हो चुका है, हम लोग फजान रूल की तरफ बढ़ चुके हैं और इसके बाद जैसे ही हम लोग वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन में एंटर करेंगे वही केमिकल बॉन्डिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे और मैंने कहा था आपसे कि डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत भी हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। इन कंपाउंड्स में मुझे पूछना था आपसे कि ये इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। जल्दी से अपना अपना आंसर आप लोग टाइप कीजिए। आप HCN के आगे भी लिख सकते हैं, जैसे HCN K2SO4 के आगे भी लिख सकते हैं, आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट, या फिर आप ABCD करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो झट से कमेंट बॉक्स में टाइप करना चालू कीजिए अपने अपने आंसर। किसमें आयनिक होगा, किसमें कोवेलेंट होगा, किसमें कोऑर्डिनेट होगा, आंसर टाइप करते जाइए। ओके, चलिए तो जैसे कि सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसे सबसे पहला है HCN, इसका आंसर आया आप लोगों का। HCN में कौन से बॉन्ड अपने को देखने को मिल सकते हैं? तो HCN में ओनली कोवेलेंट, सिर्फ कोवेलेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जबकि उसी जगह HNC अगर आप देखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड N, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कोवेलेंट भी मिल रहा है और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट भी मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट भी मिल रहा है। तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही मिल रहे हैं यहां पर, ठीक है। थर्ड आता है K2SO4। तो देखिए K2SO4 को तोड़ लीजिए 2K प्लस SO4 2 माइनस में। तो इसमें एक तो आयनिक है और दूसरा कोवेलेंट है। हाँ, अब अगर आप लुकोसिल-लुईस ऑक्टेट थ्योरी पे जाएंगे तो आपको सल्फेट में कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। लेकिन अभी जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सल्फेट में बिना कोऑर्डिनेट के भी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो कोवेलेंट से ही बन जाता है। तो आयनिक और कोवेलेंट। N2O4 यहां पर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट मैच करते जाइए और जिस भी पार्ट में कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ लीजिएगा। K4FeCN6 मेरे ख्याल से मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। इसमें आयनिक भी होता है, इसमें कोवेलेंट भी होता है और इसमें कोऑर्डिनेट भी होता है। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट तीनों होंगे। ठीक इसी तरह से यहां वाले में भी यही होगा, आयनिक भी होगा, कोवेलेंट भी होगा और कोऑर्डिनेट भी होगा, कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड। AlCl3 में क्या होगा? देखिए अगर आपसे कोई पूछे AlCl3 तो आप कोवेलेंट ही बताएंगे। अभी इसको ड्रॉप कर देता हूं, इसको दोनों तरीके से समझाना है। H के नंबर आता है एसिटिक एसिड में क्या होगा? तो ओनली कोवेलेंट, सिर्फ कोवेलेंट होगा एसिटिक एसिड में। PCl6 माइनस, तो यहां पर कोवेलेंट भी होगा, कोवेलेंसी में मैंने आपको बताया था, वेरिएबल कोवेलेंसी में, और कोऑर्डिनेट भी होगा, कोवेलेंट भी होगा और कोऑर्डिनेट भी होगा।
कोऑर्डिनेट भी होगा। Na2H2O3, Na2H2O3, तो Na2H2O3 में ये टूटेगा Na प्लस 2Na प्लस और साथ में आएगा H2O3 2 माइनस, तो इसमें आयनिक होगा, कोवैलेंट होगा, आयनिक और कोवैलेंट होगा। ये हो गए सारे आंसर। अब मैं जी वाले पार्ट पर आता हूं। जी वाले पार्ट में देखिए, अगर AlCl3 लिखा है तो आप बोलेंगे ओनली कोवैलेंट, लेकिन अगर इसी जी वाले पार्ट में लिखा हो AlCl3 डाइमर फॉर्म में, AlCl3 इन डाइमर फॉर्म, अगर ऐसा लिखा है तो आपको डाइमरिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। ऐसे में आपको डाइमरिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। गुड, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। तो जब डाइमरिक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे AlCl3 का, तो ये कुछ ऐसा होगा, देखिए, यानी डाइमर का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा Al2Cl6। अब देखिए Al की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड तो ऐसे बन गए, इसी तरह से 3 बॉन्ड यहां पर भी बन जाएंगे। लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, और AlCl3 डाइमर में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वो कैसे? एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा, इसी तरह से ये वाला क्लोरीन भी वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। तो अगर AlCl3 है तो आंसर होगा कोवैलेंट, और अगर AlCl3 डाइमर है, दोनों लिख लीजिएगा, अगर AlCl3 डाइमर है तो आंसर होगा कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। देख लीजिए, जिस भी पार्ट में आपको डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, जल्दी से बताइए। आई और जे का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेटा आई वाले का स्ट्रक्चर और आई वाले का स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए PCl5 आप बनाएंगे ना, तो PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो PCl5 में 5 Cl से घेरेंगे और एक Cl और आएगा, तो वो Cl माइनस इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आप कुछ ऐसा बना लीजिए, 5 Cl पहले बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपके 5 Cl हो गए, और इसके बाद एक Cl माइनस से आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। क्लियर हो रहा है? कई किताब वाले स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, तो देखिए आ तो वैसे ही रहा है, जैसे कि ये एक्सेप्टर हो गया तो इस पे नेगेटिव आएगा, और ये डोनर हो गया तो इस पे प्लस आएगा, और कोवैलेंट बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये प्लस माइनस से हो जाएगा न्यूट्रल। तो फिर ऐसे में ये अपने को ऐसे भी दिख सकता है, कई बुक्स वाले ऐसे भी बनाते हैं, है ना। ये कैसे बना होगा ये तो आप समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर Cl डोनर एटम है तो Cl पे प्लस आएगा, और पहले से माइनस है तो न्यूट्रल हो गया, और फास्फोरस पे माइनस आएगा, तो ये ओवरऑल चाहे यानी माइनस यहां लगाओ या यहां लगाओ, तो ये PCl6 माइनस ऐसे भी दिखेगा आपको। तो इसमें कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों है। हालांकि अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे तो नहीं आएगा, बट कोवैलेंट कोऑर्डिनेट दोनों बोलेंगे। अच्छा, आपने जे का भी स्ट्रक्चर पूछा है, तो मैं जे का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। जे वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, अपने को बनाना है Na2H2O3, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये Na प्लस में टूट जाएगा और साथ में H2O3 2 माइनस में टूट जाएगा, है ना। तो अब Na2H2O3 में अपने को H2O3 का बनाना है। Na2H2O3 को बेटा हाइपो कहते हैं, याद रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट इसका केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम है हाइपो, ठीक है। हालांकि हाइपो बोलते वक्त .5H2O भी लगता है, बट ये हाइपो वाले का एनहाइड्रस फॉर्म हो गया। चलिए, सल्फर, सल्फर एक और सल्फर लगाइए, 2 सल्फर और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये ऐसे, ठीक है। सल्फर और ये 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन, 2 माइनस
1 1 माइनस दे दो इनको, तो यहां पर तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहां डबल बॉन्ड बना देना और यहां पर भी डबल बॉन्ड बना देना। अभी देखो मैंने यहां पर डबल बॉन्ड इसलिए बनाया है, यहां पर दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर अब सिर्फ मैं ऑक्टेट रूल की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं जो यहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेंगे और जो हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी के थ्रू आएगा आंसर, मैं उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां आयनिक भी आ रहा है और ये कोवेलेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहां कोऑर्डिनेट लगाने की जरूरत नहीं है, यही स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आया आपको? देख लीजिए जल्दी से, ये स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम लोग फजान रूल पे। अब आ जाते हैं फजान रूल पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। फजान रूल में हम लोगों ने कोवेलेंट कैरेक्टर को क्वालिटेटिवली ऑब्जर्व किया था। क्वालिटेटिवली किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, इस पर बेस्ड हमने पोलराइजिंग पावर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और साथ ही साथ हमने पोलराइजिबिलिटी का मतलब भी जाना था। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन को हमें पढ़ना था, और फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन में हमने केटायन पर बेस्ड जितने फैक्टर होते हैं, यानी कि चार्ज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों टर्म हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ये तीनों फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जो कि पोलराइजिंग पावर पर बेस्ड थे। पोलराइजिंग पावर हो या पोलराइजिबिलिटी हो, दोनों ही पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। आज के लेक्चर में हम लोगों को पोलराइजिबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ने हैं, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एनायन को अफेक्ट करते हैं। तो एनायन को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हैं, कौन कौन से? साइज एंड चार्ज, उनको सीखना है। तो आप हेडिंग डाल देंगे मेरे साथ, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। ओके, तो हम लोग फिर से फजान रूल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साइज ऑफ एनायन की बात करते हैं। तो अगर मैं साइज ऑफ एनायन की बात करूं, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये आप नोट कर लीजिए। अब ऐसा क्यों है वो अगर आप जानना चाहें, कैटायन में तो इसका उल्टा था, एनायन में ऐसा क्यों हुआ? देखिए मेरी बात समझिए। पोलराइजेशन कब हो रहा है? जब कैटायन अपने नियर बाय में रखे एनायन को डिफॉर्म करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, तभी पोलराइजेशन होगा, है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो एनायन का साइज अगर छोटा होगा तो उसका न्यूक्लियस, एनायन का न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से रखेगा, और अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली होल्ड होगा। ऐसे में वो डिस्टॉर्ट आसानी से हो जाएगा, ऐसे में वो डिफॉर्म आसानी से हो जाएगा। कैटायन में क्या था कि कैटायन एनायन को डिस्टॉर्ट करता था, इसलिए उसका साइज छोटा होगा, तब आसानी के साथ डिस्टॉर्ट कर पाएगा। लेकिन एनायन में तो खुद डिस्टॉर्शन होना है, तो जितना बड़ा साइज होगा, समझ में आ रहा है ना, जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स उतना ही कम होगा, तो ये डिस्टॉर्शन आसानी के साथ होगा, यानी कि पोलराइजेशन आसानी के साथ होगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो पोलराइजिबिलिटी और कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। क्लियर? समझ में आ गया? यहां पर आप रीजन लिख लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, lesser will be the force of attraction between nucleus and valence electron of anion. Greater the size of anion, lesser will be the force of attraction between nucleus
and valence electron of anion. Hence, valence electron is loosely held, so it can distort easily. So it can distort easily. क्लियर हुआ? चलिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सब बातें बताता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ पोलराइजेबिलिटी कैसे होगा। जैसे मैं NaF ले लूं, NaCl ले लूं, NaBr ले लूं और NaI ले लूं। ध्यान से देखिए, इस बार अब की बार मैंने कैटायन सेम ले रखा है और एनायन को वेरी करा रहा हूं। तो यहां पर कैटायन कॉमन हो गया और एनायन वेरी कर रहा है। यहां पर 2 बार Cl हो गया, इसको एक जगह Br लिख लीजिए, FClBrI। तो अब आप देखिए यहां पर सिर्फ क्या बचा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, यही डिफरेंट रह गया, बाकी सब तो सेम है। अच्छा, इस एनायन में भी चार्ज सबका सेम है। ऐसे में सबसे बड़ा साइज किसका है, I माइनस का। तो सबसे आसानी के साथ पोलराइजेशन किसमें होगा, NaI में। यानी अगर कैटायन सेम हो तो अगर हमें एनायन में देखना है तो नीचे जाने पर, डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पर पोलराइजिबिलिटी क्या होने वाली है, पोलराइजिबिलिटी हमारी इंक्रीज होने वाली है और इसके साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होने वाला है। तो पोलराइजिबिलिटी भी इंक्रीज होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, NaI, देन NaBr, देन NaCl और लास्ट में NaF। हमेशा सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। कैटायन सेम होगा तो एनायन में पूछेगा, एनायन सेम होगा तो कैटायन में पूछेगा, और जिसमें पूछेगा या तो साइज में पूछेगा या तो चार्ज में पूछेगा। ये क्लियर हुआ साइज ऑफ एनायन। चलिए नेक्स्ट आते हैं चार्ज ऑफ एनायन। तो अगला फैक्टर है चार्ज ऑफ एनायन। तो चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हालांकि चार्ज ऑफ कैटायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोलराइजेशन, चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन and is directly proportional to polarization और covalent character। covalent character तो चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी पूरा फजान रूल जितना हमने पढ़ा उसको बड़े सिंपल तरीके से दोहराया जा सकता है कि देखो भाई, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे कैटायन हो या एनायन, ठीक है। और साइज की बात करेंगे तो कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों, इन सबका रीजन मैं आपको दे चुका हूं। तो चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जरा चार्ज के बारे में समझते हैं। तो चार्ज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे F माइनस है, O2 माइनस है, N3 माइनस है। अब आप सोचो, F माइनस है, O2 माइनस है, N3 माइनस है, अगर इस तरह से आ रहा है तो सबसे ज्यादा चार्ज आपको किस में देखने को मिल रहा है। साइज तो इनका लगभग सेम होगा क्योंकि ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। तो ऐसे में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आएगा, N3 माइनस में, उससे कम O2 माइनस में, सबसे कम यहां पर। जैसे इस पर बेस्ड क्या कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या कोई एग्जाम्पल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए KF K2O है ना, सोडियम ले लेते हैं क्योंकि सोडियम एजाइड बना लेगा, NaF Na2O और Na3N सोडियम नाइट्राइड, वो तो एजाइड बन जाएगा। एजाइड नहीं बनाना है अपने को, Na3N ऐसे लिखना है। तो अब अगर आप इसको एनायन में ब्रेक करोगे तो यही चार्जेस आएंगे। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर यहां किस में देखने को मिल रहा है, इसमें, फिर उससे कम। ये क्या हो गया हमारा
ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। याद रखिएगा सोडियम नाइट्राइड बनाना है, एजाइड नहीं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर देख लीजिए भाई, ठीक है। Cl माइनस H2 माइनस H2 माइनस और P3 माइनस, इसमें भी किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा P3 माइनस का, फिर H2 माइनस का, सबसे कम Cl माइनस का। तो अगर चार्ज पे पूछेगा तो साइज को कांस्टेंट रखेगा ऑलमोस्ट, ऐसे में ही पूछ सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज ऑफ केटायन, चार्ज ऑफ एनायन, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ एनायन। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? देख लीजिए, जल्दी से बताइए। एक प्रॉपर्टी, एक फैक्टर अपने को और सीखना है जो कि केटायन और एनायन से रिलेटेड नहीं बल्कि कलर से रिलेटेड है। तो कलर इंपार्टेशन टेंडेंसी नेक्स्ट है, कलर इंपार्टेशन टेंडेंसी। इसका केटायन एनायन से लेना देना नहीं है, ये अलग फैक्टर है। तो क्या हम फजान रूल से कलर के बारे में भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? क्या उसके बारे में भी कुछ कहा जा सकता है क्वालिटेटिवली? बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर एक जनरल ऑब्जर्वेशन में मानूं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर लेस देन 10% है, लेस देन 20% है, लेस देन 20% है। अगर किसी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 20% से भी कम है, यानी कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है ना, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज लेस देन 20%, देन इट विल बी कलर्ड। तो ये कलर्ड होगा, चाहे इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, वेदर इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट, ये कलर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि AgF, AgCl, AgBr और AgI। ध्यान से समझिए इन एग्जांपल्स को, कैटायन सेम है और देखिए एनायन डिफरेंट है। AgF, AgCl, AgBr, AgI। अगर आप AgF की बात करोगे तो ये कलरलेस है, अगर आप AgCl की बात करोगे तो ये व्हाइट PPT देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर आप AgBr की बात करोगे तो ये लाइट येलो देता है, लाइट येलो PPT। और अगर आप AgI की बात करोगे तो ये डार्क येलो देता है, डार्क येलो प्रेसिपिटेट, डार्क येलो PPT। तो इस एग्जाम्पल से अपने को क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से अपने को यह समझ में आया कि इन सभी कंपाउंड, जैसे कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, और अगर इनमें आयनिक कैरेक्टर 20% से कम है ना, तो ये सभी क्या होंगे? कलर्ड। ये सभी क्या होंगे? कलर्ड। अब ऐसे में ये वाला तो नहीं है, तो देखिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें। तो ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर पाया होगा। बाकी अगर मैं AgCl, AgBr और AgI को देखूं तो ये सभी कलर्ड है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर is directly proportional to covalent character, covalent character।
पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एक एग्जांपल से ऑब्जर्व करने को मिला। इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट फजान रूल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस पूरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट हाइब्रिडाइजेशन तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या और इसमें अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, तो चलिए देखते हैं। वीबीटी दिया था हिटलर एंड लंडन ने। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंडन टू एक्सप्लेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो इन्होंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, देखिए कहानी पहले समझ लीजिए अच्छे से ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, और फिर उसको लिखते जाइएगा। हिटलर और लंदन का रिसर्च यह था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मुझे कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। उन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के पास या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब आप बताइए मुझे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो, है ना। तो यानी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ? एक एक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड होगा और अपोजिट स्पिन होगा, एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से अगर होगा तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओवरलैप करके क्या होगा वो भी बताऊंगा। दूसरी एक और कंडीशन जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो ये कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने आ रहे हैं, लेकिन एक एटॉमिक ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एक एटॉमिक ऑर्बिटल फुल फिल्ड है का मतलब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और उसी जगह जो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। तो इससे भी बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और ये एक तरीके का, ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में यही तो होता है, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय वन एटम ओनली, है ना। तो ये दो कंडीशनें होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने की। तो चलिए इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। इट वॉज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ये हाइब्रिडाइजेशन में पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको और आगे एक्सटेंड किया। मेन पॉइंट्स क्या हैं? टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंशियल ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड वैलेंशियल ऑर्बिटल का मतलब फिर से समझ लीजिए, हाफ फिल्ड का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। Resulting bond formation acquire a pair of electron with opposite spin to get stability. ओके, तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई, और दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई वो क्या कि एक के पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो और एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो sp-df ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनके शेप थोड़ा सा सुन लीजिए क्या होते हैं इनके नाम, इनका शेप क्या होता है। तो s का शेप होता है स्फेरिकल, p का होता है डंबल, d का होता है डबल डंबल, और f डिफाइंड नहीं है। तो sp-df में मैं p ले रहा हूं। जैसे तो मान लीजिए एक p ऑर्बिटल मैंने बनाया, ऐसे डंबल बनाते हैं,
और एक p ऑर्बिटल मैं और बना लेता हूं, जिन दो एटॉमिक ऑर्बिटलों की मुझे ओवरलैपिंग करानी है। तो जैसे देखिए, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐसा क्लॉकवाइज है, तो इसके पास मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि ये एरो अप की मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉक भी बोल सकते हैं, इसको क्लॉक भी बोल सकते हैं। अपोजिट स्पिन होना चाहिए, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये देखिए, और इससे ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल फुलफिल्ड होना चाहिए और दूसरा एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी तो एक टाइप का क्या है, कोवेलेंट। तो देखिए, दूसरा ये एम्प्टी हो गया और ये फुलफिल्ड हो गया, और ये ओवरलैप करेंगे, ये अगर ओवरलैप करेंगे तो भी ऐसा ही बनेगा, अभी भी कोवेलेंट। इसको भी कोवेलेंट कहेंगे, जिसको कोऑर्डिनेट बोल दिया जाता है। कोऑर्डिनेट भी एक तरीके का टाइप ऑफ कोवेलेंट है। तो ये कंडीशन हो सकती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, ठीक है। अपोजिट स्पिन का होना जरूरी है। चलिए बना लीजिए जल्दी से इसको। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म डायरेक्शन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। सही बात है, जो भी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पीछे देखिए मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराई, तो एक डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। अच्छा, मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा हो, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा हो, तो क्या ओवरलैप होगा? नहीं हो पाएगा अच्छे से ओवरलैप, ना के बराबर ओवरलैप होगा, तो फिर ऐसे ओवरलैपिंग का कोई मतलब नहीं होगा। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब इसके आगे की कहानी और सुन लो। किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा के कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का तरीका, या तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हो, हाफ फिल्ड, या तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो और एक एम्प्टी हो, तो बन जाएगा। दूसरी बात, जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब जाएंगे, इनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएंगे, ओवरलैपिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम। और ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी, ये इनमें इससे क्या होगा? एनर्जी, इस सिस्टम से एनर्जी क्या होती जाएगी? रिलीज। और जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो फिर से मेरे साथ एक बार दोहराइए, जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब जाएंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज। ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम डिक्रीजेस, एनर्जी रिलीज होता जाएगा, और स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बात मैंने आपको एक बार और पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता रखा है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल को जैसे जैसे पास ले गए थे, मैक्सिमम ओवरलैपिंग पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी करके दिखाया था। तो एक रेंज है, एक लिमिट है जहां तक वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और ओवरलैप कराएंगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन जोन चालू हो जाएगा, फिर एनर्जी घटेगी नहीं, एनर्जी बढ़ेगी। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, उसी बात को आगे यहां पर भी दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए। सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड। जैसे जैसे आप ओवरलैपिंग बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड भी इंक्रीज होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। कौन कौन से वो दो फैक्टर हैं जिन पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करता है?
अब देखिए, जब आप ओवरलैपिंग में, आपको यह बात तो समझ में आ गई कि डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन पर ही अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे बढ़ सकता है, तो मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अगर ये सामने से आकर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, हेड ऑन कोलिजन करते हैं, है ना, तो सामने सामने से ओवरलैपिंग करते हैं, तो इससे में क्या होगा, इसमें ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा आएगा। ये जो मैंने पीछे कराया था अभी, ये हेड ऑन कोलिजन था। देखिए, सामने सामने से एटॉमिक ऑर्बिटल का, सामने से एटॉमिक ऑर्बिटल का मैंने यहां पर कोलिजन कराया, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ओवरलैपिंग के टर्म में बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के टर्म में बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, सामने से। तो किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है? हेड ऑन कोलिजन में, एक्सियल ओवरलैपिंग में, ठीक है। और दूसरे टाइप का कोलिजन क्या होता है? साइड ऑन कोलिजन। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करे, ऐसे ओवरलैप करे, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होगा? कम, ओवरलैप्ड एरिया कम आएगा। और ओवरलैप्ड एरिया अगर कम आएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, तो स्टेबिलिटी भी कम आएगी। यानी कि जो बॉन्ड सामने से कोलिजन करके बनेगा, है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। और जो बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप करके बनेगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनेगा, है ना, साइड ऑन कोलिजन से बनेगा, उस बॉन्ड का, वो बॉन्ड कैसा होगा? वीक, क्योंकि उस बॉन्ड का ओवरलैप्ड एरिया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम है। और आपको बताऊं, जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा था कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो आप ही में से किसी ने बताया था कि सर सिग्मा एंड पाई। तब मैंने ऐसी कोई बात आगे नहीं छेड़ी थी। अब समय है सिग्मा और पाई के बारे में भी बात करने का। तो जब किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हेड ऑन कोलिजन होता है, सामने से ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, तो पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। यानी कि इन शॉर्ट, अपने को अगर यह बताना है कि क्यों सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है पाई बॉन्ड से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनते वक्त एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और पाई बॉन्ड के बनने में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर यही दो फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पे काम करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। पीडीएफ ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, सो मोर ओवरलैपिंग, है ना। एस वाला ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल, और स्फेरिकल में तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए लेस ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग एस वाले में। जबकि पीडीएफ वाले में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो यहां पर मोर ओवरलैपिंग होती है। तो पहला हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का नेचर कैसा है, इस पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, जो बात मैं आपको बता रहा था अभी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है और कोलैटरल ओवरलैपिंग से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। कोलैटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। कोलैटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। कोएक्सियल या एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। ये और नोट कर लीजिए। इस बात को और नोट कर लीजिए। कुछ समझ आया आपको? यहां तक समझ में आ रहा है? अभी कोई डाउट? तो ये बात हो गई ओवरलैपिंग, एक्सियल एंड कोलैटरल ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ बॉन्ड की, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूं ये सब बातों को और भी। ये पॉइंट एक और नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कोलैटरल ओवरलैपिंग।
कोलेटरल ओवरलैपिंग के बारे में ये दिया गया है। पीपी ऑर्बिटल क्या होंगे, डायरेक्शनल है तो उसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उससे कम एसपी और सबसे कम एसएस। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, तो फिर मैं आपको आगे भी बताता हूं। पहले आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स भी बताता हूं। कोएक्सियल ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर दिखा रहे हैं यहां पर, जनरली वो बता रहे हैं, जनरल ऑर्डर क्या है कि अगर पीपी ओवरलैपिंग होगी तो सबसे अच्छा है, उससे कम एसपी और सबसे कम एसएस। एसएस क्योंकि डायरेक्शनल है, ठीक है ना। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिग्मा पाई के बारे में मैंने बता ही दिया, नोट कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ H2, HF और FF में कहां पर सबसे अच्छी ओवरलैपिंग है। अब अगर मैं H2 की बात करूं तो हाइड्रोजन 1s1, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, SS ओवरलैपिंग का। ये किसका एग्जांपल हो गया, SP ओवरलैपिंग का। और ये किसका हो गया, PP ओवरलैपिंग का, है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर में क्या है, इसमें HF वाले मॉलिक्यूल में सिर्फ H2 HF को कंपेयर किया जाए तो यहां पर HF वाले की स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा अच्छा है, यहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है, तो यहां पर HF वाले का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा है, यहां पर यहां के हिसाब से SP अच्छा होगा, उससे कम SS, यहां पर H2 इसके बाद आएगा, और सबसे कम यहां पर वही PP हो जाएगा ड्यू टू फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि जितना अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी उतना अच्छा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी उतनी अच्छी होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, उससे बेकार बॉन्ड ये, और सबसे वीक बॉन्ड ये है F2 वाला, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नोट कर लीजिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। एक दो क्वेश्चन भी और बता देता हूं आपको, ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाए कहां पर कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और वीक होगा। नोट कीजिए जल्दी से। एक कंपाउंड होता है एसीटोन, अभी आप लोग 11th में हैं, अब सुनेंगे, जैसे ऑर्गेनिक में मैम ने आपको बताया होगा कीटोन के बारे में, तो सबसे छोटा कीटोन यही होता है, एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन, ठीक है। अगर इस ऑक्सीजन की जगह पर मैं, ये बॉन्डिंग में यही सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि ऑर्गेनिक में जाकर बड़े जबरदस्त सवाल बन जाते हैं। और एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये B हो गया, ये A हो गया, ठीक है। तो देखिए ये एसीटोन है और वो थायो एसीटोन है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करा दिया सल्फर से, ग्रीक में बोलते हैं सल्फर को थायो। तो अब मुझे जानना है कि यहां पर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहां अच्छी होगी, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहां अच्छी होगी। ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो तो सिग्मा ही होते हैं, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो मुझे जानना है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है या कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, ये जानना है। समझ आ रहा है आपको, यानी मुझे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से मतलब है और मुझे कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर से मतलब है, इनके बारे में जानना। तो देखिए कार्बन का जो ये दो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको ये सब बातें भी समझ में आने लग जाएंगी। 1s2 2s2 2p2, ये जो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं वो ये वाले बना रहे हैं 2p2, समझ आ रहा है। और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन ये 2s वाले, ये सिग्मा सिग्मा बना चुके हैं, तभी तो कार्बन टेट्रावेलेंट है ना। तो यानी कि ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है, 2p। अब जरा ऑक्सीजन और सल्फर की बारी, और ये भी चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर में और चेक कर लीजिए। तो चलिए आपके लिए मैं ऑक्सीजन और सल्फर का भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं।
ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, जस्ट उसके आगे वाला है ना, सल्फर का भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s2 3p4। तो ये 2s2 2p4 यानी कि ये 2p और ये वाला भी 2p ऑर्बिटल है, ये 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और यहां पर 2p और 3p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहां 2p 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और यहां 2p 3p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो pp ओवरलैपिंग तो दोनों में है, लेकिन यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या यूं कह ले यहां पर जो एनर्जी लेवल है ना, वो छोटा है, तो इनके बीच की ओवरलैपिंग क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कहां अच्छा होने वाला है, यहां पर ज्यादा अच्छा होने वाला है। क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। अभी आपने सीखा स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब मैं आपको इस क्वेश्चन और एग्जाम्पल से समझा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो आपने जान लिया। जनरल अगर बात करें तो पीपी में सबसे अच्छा, एसपी में उससे कम, एसएस में सबसे कम। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल की बात करोगे, इस एग्जाम्पल में एसपी का सबसे अच्छा, उससे कम एसएस, सबसे कम पीपी, इस एग्जाम्पल में पर्टिकुलर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बाद स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड आपको सीखना था। तो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड का ये ऑर्डर आप लिख लीजिए। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2p 2p होना चाहिए, तो 2p 2p में स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड बहुत अच्छी होगी, उससे कम 3p 2p 3p। जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे आप, एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड कम होता जाएगा। तो अगर आप 2p 3p लोगे, अगर आप 2p और 3p के बीच में ओवरलैपिंग कराओगे जैसा कि अभी हो रहा था, तो ये पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर आपने एक नंबर और बढ़ा दिया, 3p 3p ले गए, तो 3p 3p में और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। समझ गए ना? तो ये था ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी था। अच्छा, यहां पर मैं डी के बारे में नहीं कुछ बोल रहा हूं, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं पाई बॉन्ड बना रहा हूं, 2p पाई और 2p पाई है ना, और 3p पाई, ये तो खैर बता ही चुका हूं आपको, 2p पाई 2p पाई, ये था ना, पाई बॉन्ड भी तो बनाएगा 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई। तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूं, अगर मैं 3p पाई जैसा ये वाला है 3p इनके बीच में पाई बॉन्ड बनाऊं, और अगर मैं 3p पाई और 3d पाई के बीच में अगर मैं पाई बॉन्ड बनाऊं, तो कहां पर एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग अच्छी आएगी। अब मुझे यह जानना है, इनके बीच में कहां पर अच्छा आएगा। अब देखिए 3 नंबर तो यहां पर भी है और 3 नंबर यहां पर भी है। इस बात को समझिए, देखिए 3p वाला ऑर्बिटल डंबल होता है, p में डंबल होता है शेप, तो वो कुछ ऐसा होगा। अब मान लीजिए इनके बीच की दूरी है ये r, और 3p पाई फिर से ऐसे ही बना लीजिए, और 3d पाई में डबल डंबल होता है, तो ये ऐसा बनेगा, डबल डंबल ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? अब इनके बीच की दूरी जो r डैश है, उसको आप देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर कुछ कम होगी तो क्या होगा, ओवरलैप का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। तो क्योंकि r बड़ा है r डैश से, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहां अच्छी होगी, यहां पर अच्छी होगी। क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, 3p पाई वाला या 3p पाई 3d पाई वाला। तो 3p पाई 3d पाई इज स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड देन 3p पाई 3p पाई।
2 में डी नहीं होता, इसलिए 2 वाले का डी से कंपैरिजन मत करना, है ना। अगर आप 2p पाई 2p पाई और 2p पाई 3p पाई और 3p पाई 3p पाई को कंपेयर करोगे तो 2p पाई सबसे अच्छा है। 2d पाई नहीं होता, क्योंकि d के लिए 3 से स्टार्ट होता है। आप वो प्रिंसिपल पढ़ाया था आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में, पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो ये सब आपको पता होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। यहां तक कुछ पूछना है? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दिया मैंने, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड बता दिया मैंने। अब सिग्मा और पाई के बीच में डिस्टिंग्विश और सीख लीजिए, सिग्मा और पाई के बीच में डिस्टिंग्विश और सीख लीजिए, नोट कीजिए इसको जल्दी से। सिग्मा और पाई के बीच में डिस्टिंग्विश और सीख लीजिए। चलिए हेडिंग डालेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? सिग्मा। क्यों? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। चलिए देखते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट, फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय द कोएक्सियल ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन कोलिजन टेक्स प्लेस, ये सब बता चुका हूं आपको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट सिग्मा बॉन्ड, जहां कहीं भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा उसके आसपास की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो एक जैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, और अगर कोई स्टेबल ज्यादा होता है तो वो काम करना बंद कर देता है, कम कर देता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है तो सिग्मा बॉन्ड रिएक्टिव क्या होगा? लेस रिएक्टिव। और ठीक इसका उल्टा, पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है तो पाई बॉन्ड लेस स्टेबल है तो वो मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक और है, अभी और भी पॉइंट लिखने, इसी के नीचे लिखते जाइएगा। सिग्मा बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, शायद आपने ऑर्गेनिक में भी नाम ये सुना हो, रेजोनेंस। तो सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, पाई बॉन्ड करता है। चलिए अब पाई बॉन्ड के बारे में समझते हैं। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, कभी भी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। बिना सिग्मा बने कभी पाई बनता ही नहीं। तो जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा किन्हीं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, यानी हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, फिर अगर उन्हीं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में फिर से बॉन्ड बनना है, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है, तो वो क्या बनेगा? पाई। और उसके बाद जितना भी बनाओगे वो पाई ही बनेगा। तो कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये पॉइंट आपको अगर कम समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग सिखा रहा हूं, उसमें समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल। इस बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव। पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। और पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अभी और भी हैं, 2 पॉइंट और हैं इनके, सिग्मा और पाई के। पहले यहां तक के नोट कीजिए जल्दी से, एटलीस्ट आपको स्कूल लेवल पे 5 पॉइंट तो आने चाहिए लिखने के लिए। अगला पॉइंट, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कैसा होता है? टोटली फ्री। मीथेन, कार्बन से जुड़े 4 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है। हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड लगे हैं 4, किसी को किधर भी घुमा दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यही काम अगर पाई के अराउंड करोगे तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड अगर हम घुमा दे तो सिस का ट्रांस हो जाता है, ट्रांस का सिस हो जाता है, तो वहां पर रोटेशन कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड। ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, कंपाउंड की ज्योमेट्री जो बनती है वो सिग्मा बॉन्ड पे बेस्ड है, सिग्मा बॉन्ड पे बेस्ड है, सिग्मा बॉन्ड से बनती है। रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अराउंड पाई बॉन्ड, और ज्योमेट्री में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। ज्योमेट्री में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, वो तो और स्ट्रेंथ करने के लिए है ना, कि पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, अब उन्हीं के बीच में अगर पाई बॉन्ड और बना दोगे तो वो 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। नोट कर लिया यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन वीबीटी। देखिए, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको,
अभी वीबीटी में पढ़ा रहा हूं, आगे हम लोग एमओ थ्योरी में पढ़ेंगे। एमओ थ्योरी में सबसे ज्यादा डिटेल में बताया जाता है, वीबीटी में सिर्फ वो ओवरलैपिंग बताई जाएंगी जो पॉसिबल है, जो होती हैं, और एमओ थ्योरी में पॉसिबल, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग सिखाया जाता है। तो पहले हम लोग जरा वीबीटी में समझ लेते हैं कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है। अपने सिलेबस में 3 टाइप की ओवरलैपिंग सीखनी है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। बस एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग, वीबीटी के अंदर यही 3 ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो पहला आता है एसएस ओवरलैपिंग। जब 2 एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ऐसी ओवरलैपिंग को आप क्या बोलेंगे? एसएस ओवरलैपिंग, है ना। तो देखिए एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। अब ये एस का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में अगर है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपोजिट स्पिन का होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा ओवरलैप्ड एरिया, देख रहे हो आप, ये ओवरलैपिंग हो गया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि स्फीयर में कभी साइड ऑन कोलिजन हो ही नहीं सकता। यानी एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नोट कीजिए, एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट आता है एसपी ओवरलैपिंग। जब एक एस ऑर्बिटल और एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, इसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। तो जैसे देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और इसके पास अपोजिट स्पिन का दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा। तो इसमें डंबल में एक बात याद रखिएगा, डंबल में जो आधा ये शेप देख रहे हैं ना, ऐसा ओवल टाइप का, इसको बोलते हैं लोब, LOBE, लोब। तो ये लोब जाकर इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो एक लोब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। ये ओवरलैप्ड एरिया है और इससे भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि स्फीयर के लिए आप साइड वाइज कभी ओवरलैप करा ही नहीं सकते। तो एसएस ओवरलैपिंग से और एसपी ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, एसएस ओवरलैपिंग एंड एसपी ओवरलैपिंग। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है का मतलब सिर्फ इतने में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो पूरे में है। अभी जब आप थोड़ा एमओ थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तभी आपके भेजे में और अच्छे से समझ में आएगा, ये सब और अच्छे से तभी फिट होगा। अभी जितना जितना बताता जा रहा हूं उतना उतना समझते जाओ। नेक्स्ट है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग 2 तरह से पॉसिबल है। वो कैसे? सामने सामने से ओवरलैपिंग करा लें, जैसा कि अभी करके दिखाया था आपको। पीपी ओवरलैपिंग, सामने सामने से ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये आमने सामने से ओवरलैप कर गए, क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड भी पॉसिबल है और पीपी ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड भी पॉसिबल है। पीपी ओवरलैपिंग में आखिर पाई बॉन्ड कैसे पॉसिबल है? अगर ये सामने सामने से कोलिजन ना करके अगर ये साइड वाइज कोलिजन करे, साइड ऑन कोलिजन करे, कोलैटरल ओवरलैपिंग करे, को एक्सियल ना करे, कोलैटरल करे, तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ऐसे में ओवरलैप्ड एरिया बहुत कम आएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम आएगी। तो फिर से लिखिए पीपी ओवरलैपिंग और अब की बार साइड वाइज ओवरलैप कराइए। देखिए अब की बार ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, वही अपोजिट स्पिन तो अभी भी चलेगा। तो 2 p ऑर्बिटल हैं, अपोजिट स्पिन के हैं, तो अब की बार ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है पाई बॉन्ड। अब यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई बॉन्ड में मैंने आपको सिग्मा और पाई में डिस्टिंग्विश बताया भी था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां होता है? इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे है, यही है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगा या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे होगा, यह बताया जा रहा था उस पॉइंट में। तो ये ऐसे बनता है काजू शेप का, ठीक है।
कैश्यू टाइप का बन जाता है। नोट कर लीजिए, ये साइड वाइज ओवरलैप होगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमेशा कम होगी। अच्छा, इसी पीपी ओवरलैपिंग में जरा आप देखिए, जब आप पीपी ओवरलैपिंग हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे थे तो यहां पर देखिए, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर आप जानना चाहते हैं यहां क्या होगी, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसी के बीच से तो जा रही होगी, इसी के बीच से जा रही होगी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, है ना, यहां से जा रही होगी। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच से अगर जा रहा है तो आप देखिए सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी दिख रही है, सिमेट्रिकल, जबकि पाई बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी दिख रही है अपने को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को कैसी दिख रही है, या तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस INA, शॉर्ट में लिख लीजिए INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो नीचे। तो यही थे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? नोट कीजिए जल्दी से इसको। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने VBT कंप्लीट कर लिया है। VBT के अंदर कौन सा पार्ट कंप्लीट किया है, ओवरलैपिंग वाला। अब अगले लेक्चर से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे। VBT के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, इस VBT की कमियां हैं, खामियां हैं। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा है, स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में बता रहा है। लेकिन जिन कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड बन रहा होगा, उन कंपाउंड या मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री, है ना, उनका डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, ये सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए VBT को आगे फर्दर एक्सटेंड किया पॉलिंग एंड स्लैटर ने। हिटलर और लंदन के कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया पॉलिंग एंड स्लैटर ने, और इन्होंने दिया है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। तो अगले लेक्चर से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिस नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, चाहे पेपर हो या नेट खत्म हो गया हो तो नेट को थोड़ा सा बचा के रखिए, और कोशिश कीजिए कि लाइव ही क्लास अटेंड करें। इससे आपके जो भी डाउट होंगे हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, वो आप तुरंत पूछ पाओगे, क्योंकि किताब में अब जो लिखा होगा वो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो आपको फिर रटने जैसा लगेगा, और जो यहां समझाया जाएगा वो आपको तभी क्लियर होगा किताब में कुछ भी लिखा हुआ, जब आप यहां पर समझेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।